एक नया पैसा सरकारी न तो बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग बनी है बाबा आजम के ज़माने की, गिर रही है, न उसमें कभी पुताई होती है, न वहाँ फर्नीचर की व्यवस्था है, जिसके कारण से कि एडेड कॉलेज में जो पुराने कॉलेज है जिसमें सरकार अनुदान देती है, वहाँ की सारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति को प्रोग्रेसिव कैसे किया जाए, यानी वे सभी मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उजागर कैसे किया जाए। देश में राजनीति तो होती है, लेकिन राजनीति धर्म पे होती है, जात पात पे होती है, विकास के मुद्दों पे राजनीति नहीं होती है। आईपा का मकसद है कि देश में राजनीति हो, विकास के मुद्दों पे राजनीति हो। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है श्री कृष्ण इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य जोखूलाल तिवारी जी। तो सबसे पहले जोखू जी, आईपा के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो प्रदेश हमारे सामने प्रस्तुत है, जो चुनाव का माहौल चल रहा है, आप देखते होंगे, हर आदमी देख रहा है कि टीवी पर, समाचार पत्रों में दो ही चीज़ें छाई हुई हैं, या तो जातिवाद का, धर्म का, मजहब का। कैसे हम पब्लिक को मोड़ करके बेवकूफ़ बना, सेंटीमेंट उभार करके हम वोट लें, और वोट लेने के बाद कोई लौट करके नहीं आता, फिर वही जात, वही मजहब के लोग मारे जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, सताए जाते हैं, गरीबी बनी रहती है। समझा? आज मुफ्त का 5 किलो आटा, चावल, दाल, पिसान दे करके लोगों को कहा जाता साहब बहुत सुविधा हमने दिया। और ये फ्री का जो कोई लोग खाना पाते हैं, फ्री खाने वाला कभी भी अपने पैर पर नहीं हो सकता है। अपने पैर पर आदमी तभी होगा, मजबूत तभी होगा, युवा हमारा देश तभी। युवा की बात कही जाती है, युवाओं के लिए कोई अवसर नहीं, कोई रोज़गार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई शिक्षा नहीं। और कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा युवाओं का 60 करोड़ युवाओं का देश है। जहाँ पर 60 करोड़ युवा है, वो हमारे देश को कौन आंख दिखा सकता है। लेकिन उन युवाओं के रास्ते में कितने कांटे हैं। अभी कल आपने देखा किस तरह की परीक्षा कराई गई, परीक्षा के साथ क्या क्या धोखे हुए। आज फॉर्म भरा जा रहा, 3 साल बाद उसका परीक्षा कराई जा रही है, और परीक्षा में कितनी कितनी धांधलियाँ हो रही। ऐसी कोई परीक्षा अब तक नहीं सामने आई, साल 2 साल से देखा जा रहा है, जिसमें धांधली ना हो, जिसमें बवाल ना हो, जिसमें पेपर न लीक आउट होते हों। ये युवाओं के साथ हो रहा है, और जब युवा ही देश का बर्बाद किया जा रहा है, तो देश कहाँ तक विकास करेगा, इसको आप लोग भली बात समझते हैं। अच्छा जोखू जी, एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप बताइए, संविधान में जब लिखित है कि नीति निर्देशक तत्व, जिसमें राज्य का दायित्व होता है कि शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या कारण है कि राज्य कहीं पर भी शिक्षा में फेल हो जा रहे हैं? इसके सबसे मूलभूत कारण क्या है? आप एक प्रिंसिपल रह चुके हैं और शिक्षा के मामले में ज़्यादा जानते हैं। कि ऐसा भी कोई विधायक नहीं है, ऐसा कोई सांसद नहीं है जिसके पास 2, 4, 5, 10 कॉलेज ना हो। व्यवसाय उनका हो गया, शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया है, और व्यवसाय बना करके जनता को लूटा जा रहा है। शिक्षा एक पवित्र पेशा था। एक पहले कॉलेज, जो जितने भी कॉलेज पुराने हैं, हमारा भी कॉलेज है, जो बुजुर्गों ने बनाया था, लोग झोली लगा कर भीख मांगते थे, 2-2 पैसे इकट्ठे करते थे, ज़मीन गांव सभा से लेते थे, अनुदान मांगते थे लोगों से। और समाज में तमाम ऐसे भी लोग थे जो अच्छे संपन्न होते थे, वो सहयोग करते थे, और संस्थाएं बनती थी, कॉलेज बनता था, और कॉलेज में अच्छी शिक्षा होती थी। आज इसको व्यवसाय बना दिया गया है। जितना चाहो आप कॉलेज खोल लो, जितना चाहो आप उस पर फीस चार्ज करो। जिस तरह से एक ताम झाम बना करके, अच्छी ऊंची बिल्डिंग खड़ी करके, लोगों को आकर्षित करके, और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई आप चले जाइए किसी कॉलेज में, आपको 50 लड़के पढ़ते हुए मिल जाए, या 10 अध्यापक पढ़ाते हुए मिल जाए, नहीं मिलेगा। केवल डिग्री बांटी जा रही है, लड़कों को बेरोजगार बनाया जा रहा है, और अपनी जेब भरी जा रही है। तो सांसद से लेकर विधायक तक सारे, किसी के पास ऐसा नहीं जिसके पास 2-2, 4-5 कॉलेज ना हो। अच्छा जो कुछ एक बात बताइए, जब प्राचीन काल में हम लोग थे, उस समय आश्रम की व्यवस्था थी। जो भी लोग, चाहे मजदूर तबके, हाई क्वालिटी, जो भी लोग थे,
वो लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते थे। लेकिन आज शिक्षा इतनी महंगी बन गई है, शिक्षा व्यवसाय बन गए, तो इसको समाप्त कैसे किया जा सके ताकि जो गरीब लोग हैं उनको भी मुफ्त शिक्षा मिल जा सके, यानी न्यूनतम शिक्षा मिल सके। भैया देखिए, जब सरकार ये समझती थी कि चिकित्सा हमारे संविधान में है, जी चिकित्सा, सुरक्षा और शिक्षा, तीन जो है सरकार की मूल जिम्मेदारी है अपने आम आदमी को देना। और हमारा संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है कि सरकार से तीन चीज़ें हमको इसीलिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ टैक्स देता है कि हमको ये सारी सुविधाएं सामूहिक रूप से मिलेंगी। लेकिन आज सरकार की सोच बदल गई है। आज बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग जाके सत्ता में बैठे हैं, वो अपना इसको व्यवसाय करने के लिए शिक्षा को किनारे लगा दिया। आप कॉलेज खोल लीजिए और समाज को लूटिए, गरीबों को लूटिए, लंबी लंबी फीस चार्ज करिए। आज जो एडेड कॉलेज हैं, आप चले जाइए वहाँ की दुर्दशा को देख लीजिए। इसीलिए वहाँ एक पैसे फीस नहीं लगती, और फीस नहीं लगती तो बिल्डिंग कैसे बनेगी। सरकार एक नया पैसा नहीं देती कि वहाँ चाक डस्टर के लिए भी व्यवस्था कैसे हो। वहाँ एक पन्ने कागज़ की ज़रूरत है तो कहाँ हो। आज कहता ला डिजिटल इंडिया है, वहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें। वहाँ किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं, कोई साधन नहीं, केवल अध्यापकों को वेतन दिया जाता है। और वेतन के अलावा एक नया पैसा सरकारी न तो बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग बनी है बाबा आजम के ज़माने की, गिर रही है, न उसमें कभी पुताई होती है, न वहाँ फर्नीचर की व्यवस्था है। जिसके कारण से कि एडेड कॉलेज में, जो पुराने कॉलेज है जिसमें सरकार अनुदान देती है, वहाँ की सारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। और पूंजीपति लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी कर के लंबी लंबी फीस वसूल रहे हैं, और जो आम जनता उसमें पिस रही है। गरीब के बच्चे वहाँ न शिक्षा पा रहे हैं और न कोई व्यवस्था है। अच्छा, जो कुछ एक बात बताइए कि जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति आई है, उन शिक्षा नीति से आप कितना खुश हैं? क्या इससे समाज और देश का भला हो सकता है? कभी नहीं होगा। जिस व्यवस्था के अनुसार, ये सब सोच के अनुसार ये राजनीतिक दल इस व्यवस्था को ले आए हैं, उनमें केवल उनका पेट भरेगा, वो केवल अपने को ऊँचा करेंगे, और गरीब का कहीं कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। तो फिर इसमें अगर सुधार करने की ज़रूरत पड़े तो कौन से रणनीति अपनाएंगे जिसमें शिक्षा में सुधार हो सके? सवाल ही है, जब कोई सुनने वाला होगा तो। आज तो सरकार कोई बात सुनने के लिए, जिस चीज़ आप आगाह सुनाने के लिए चलिए, खड़े होइए तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा, आपके ऊपर कोड़े पड़ेंगे, आपके ऊपर लाठियाँ पड़ेगी, आप बोल भी नहीं सकते। जो वर्तमान सरकार जो देखने में आ रही है, कहीं भी किसी प्रकार से आपने, भाई डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हमको विरोध करने का, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आप बोलने के मतलब डरते हैं सब आदमी। अब डरने लगे हैं कि भाई कोई जो बोलेगा तो कुछ न कुछ, किसी न किसी मुकदमे में फंसाया जाएगा। तो जो कि जब कोई बोलने को तैयार नहीं है, संविधान कहता है कि आपका मौलिक अधिकार है, इसको बोलिए पार्लियामेंट्री शब्दों में, शब्दों का उच्चारण सही करके, और प्लस में जो ये होते हैं ना, गाली गलौज ना करते हुए भी सही बोलिए, लेकिन फिर बोल नहीं पा रहे। क्या शिक्षा नहीं पहुंच पा रही इसलिए नहीं बोल रहे हैं, या फिर कोई और है इसकी वजह से? भैया देखिए, शिक्षा तो एक दिन की बात है नहीं जी। लेकिन जो 2, 4, 10 साल में देखा जा रहा है, जो सामने आ रहा है कि जो भी बोलता है उसके ऊपर कोई न कोई मुकदमा लग जाएगा। सही बात आपकी कहीं सुनी नहीं जा रही। आपने अभी किसान आंदोलन को देखा, वो कौन सा अपराध हो रहा था। आप आखिरकार वो 3 कानून आप वापस भी लिए, अगर गलत नहीं थे तो क्यों आपने वापस लिया। लेकिन इस तरह की जब सोच आई है, इस तरह की सरकारें आएंगी, डिक्टेटरशिप चलाएंगी अपना, तो जनतंत्र कहाँ रहेगा। फिर हम आप बोल कैसे सकते हैं, हम फिर कैसे सुधार होगा। जब हम बोलेंगे नहीं तो सुधार कहाँ से होगा। तो इस तरह से बहुत कुछ हैं जो कही जा सकती हैं, लेकिन कहने में हर आदमी आज डरता है। अच्छा, जो कुछ एक बात बताइए, जो बच्चे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं 4 साल 5 साल, जॉब उनको नहीं मिल पाती है, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप को मौत के हवाले कर देते हैं। तो फिर इस पे आप क्या कहेंगे? देखते हैं अखबारों में सुसाइड, क्या कहेंगे? बच्चे, भाई माँ बाप स्वप्न देखते हैं कि हमारा बच्चा कल पढ़ लिख करके कुछ बनेगा, हमारी भी गरीबी दूर होगी, हमको भी आराम मिलेगा। लेकिन स्थिति क्या है कि वो पढ़ते, कर्ज लेते 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 और पढ़ाते पढ़ाते स्थिति आती कि ओवर एज हो जाता है। आज फॉर्म भरा जा रहा है, 3 साल बाद परीक्षा हो रही है, और परीक्षा का रिजल्ट उसके 2 साल बाद आ रहा है, तब तक लड़का ओवर एज हो जाता है।
और जब फ्रस्ट्रेट होकर के, दुखी होकर के कि बाप इस तरह से हमारे माँ बाप कर्ज में डूबे हुए हैं, परेशान है, दुखी हैं, अपने परिवार की दिशा दुर्दशा देख करके वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और सुसाइड कर लेता है। कितनी घटनाएं इस तरह क्या हो रही हैं छात्रों को ऐसी अवस्था में सुसाइड करना सही है या फिर उसको कोई और भी तरीका है इसके लिए? सुसाइड करना तो पूर्णतः गलत है, जी। लेकिन अब जब वो परेशान हो जाते हैं, विवेक शून्य हो जाते हैं, नहीं कुछ उनके पास सुझाई पड़ता, तो अंत में मजबूर होकर के वो अपने को मृत्यु को गले लगा लेते हैं। हर आदमी इस तरह का नहीं होता और सब ऐसा भी नहीं करते, समझा, लेकिन हो रहा है आज। अच्छा, अंत में मेरा एक सवाल आपसे है। आईपा ये एक मुहिम चला रहा है, जैसे आप जैसे टीचर हो गए, वकील, इन लोगों से बात करके उनके विचार जानते हैं और आम जनता तक इनको पहुंचाते हैं, तो इस आईपा की मुहिम के लिए आप क्या कहेंगे? अब इस मुहिम के लिए क्या कहा जाए, कैसी मुहिम है, आप इसको कैसे देखते हैं जिनके विचारों को पहुंचाते हैं? हम ये समझते हैं कि हमारी जनता जो है, हम लोग भी दोषी हैं। हम जब समय आता है तो सही निर्णय नहीं लेते, सही आदमी की पहचान नहीं करते। हम ऊंचे जो 20 गाड़ियों से ताम झाम लेकर के चलता है उसके पीछे घूमने लगते हैं और गलत वोट डाल देते हैं, गलत आदमी को चुन देते हैं। जो गलत आदमी जब कुर्सी पर बैठता है तो गलत ही निर्णय लेगा, वो गलत ही काम करेगा, अपने उत्थान की बात सोचेगा, लेकिन गरीब के लिए, आम जनता के लिए उसकी सोच कुछ होती ही नहीं। तो ये गलती फिर हमारी भी तो है ना, समझे। आज धर्म को, मजहब को, जात को, पात को, हिंदू को, मुस्लिम को इस तरह का बढ़ावा दे करके आज आप देख रहे हैं, आप टीवी वाले हैं, आप देखते होंगे कि कहीं भी कोई भी राजनीतिक दल गरीबी के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसान के लिए या जो गांव की परेशानियां हैं उसके लिए कोई ध्यान नहीं देता और न अब तक न कोई उसकी चर्चा कर रहा है। केवल हिंदू मुस्लिम, कहीं कैराना, कहीं अयोध्या, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं ये साहब यहाँ यादव की संख्या ज़्यादा, यादव को उड़ दो, वहाँ साहब पंडित जी की संख्या है, वहाँ पंडित जी को टिकट दे दो, वो जीत जाएंगे। केवल यही गुणागणित हो रहा है और गुणागणित करके जब कुर्सी बना लेते हैं, सत्ता बना लेते हैं, उसके बाद मनमानी लूट होती है। फिर जनता की न तो पंडित जी की पूंछ होती है, न पटेल जी की पूंछ होती है, न यादव जी की पूंछ होती है। इस ज़मीन पर तो सबको ही हक साथ है ना, दुर्दशा तो सबकी होती है, लेकिन कुछ क्षण के लिए लोग सब भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं साहब मेरी जात का है, वो कहते हैं मेरी जात का है, वो मेरे मजहब का है, और वोट लेकर गए, फिर कोई लौट के आता नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आईपा के मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। तो ये हैं श्री कृष्ण इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य जोखूलाल तिवारी जी, जो शिक्षा व्यवस्था पर काफ़ी बेबाकी से अपनी राय रखे हैं, जो कह रहे हैं कि जो राज्य का कर्तव्य है, संविधान कहता भी है कि शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा, बाकी और भी मुद्दे हैं, लेकिन ये ज़रूरी मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे राज्य का कर्तव्य बनता है कि उन पे ध्यान दे। लेकिन आखिर क्या कारण है कि शिक्षा व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ गया? इन तमाम पर ये अपनी बात बेबाकी से रखें। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आईपा। नमस्कार।